हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं 50 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के। दोस्तों 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमबीओ का अर्थ है। एमबीओ का क्या अर्थ है? एमबीओ का अर्थ है दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। 51 नंबर का बी। एमबीओ का अर्थ होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर ड्रकर ने अपनी 1954 की पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में एमबीओ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। पीटर ड्रकर ने अपनी 1954 की पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। दोस्तों न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां संस्करण कितने भागों में विभाजित है? 1, 2, 3 या फिर 4? दोस्तों न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां संस्करण जो 1974 में प्रस्तुत किया गया था, एक अनूठी त्रिभागीय संरचना के लिए जाना जाता है। कितना भाग दोस्तों? 3 भागीय संरचना, मतलब कि 3। इसका आंसर क्या हो गया? हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसके कितना है? 3 भाग है। सीए कट्टर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सीए कट्टर का प्रभावशाली कार्य रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग पहली बार 1876 में प्रकाशित हुआ। सीए कट्टर का रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1876 में हुआ था। बर्ड कैट किसका उदाहरण है? यूनियन कैटलॉग, नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी या फिर सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। बर्ड कैट एक यूनियन कैटलॉग का सबसे व्यापक उदाहरण है। एक यूनियन कैटलॉग कई पुस्तकालयों के संग्रहों का एक संयुक्त डेटाबेस है जो उपयोगकर्ताओं को यह पता लगाने की अनुमति देता है कि कौन सा पुस्तकालय विशिष्ट आइटम रखते हैं। बर्ड कैट दोस्तों एक किसका उदाहरण है? यूनियन कैटलॉग या नेशनल बिब्लियोग्राफी या ट्रेड बिब्लियोग्राफी या सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। क्या आंसर हो जाएगा? बर्ड कैट जो है यूनियन कैटलॉग का उदाहरण है। अब बर्ड कैट है जो ओसीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। बर्ड कैट ओसीएनसी द्वारा अनुरक्षित है। कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है? लागत में कमी, बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, संसाधनों की साझेदारी या उपयोग सभी। कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है? इनमें जितना भी दिया हुआ है सभी क्या है? कंसोर्टियम के लाभ हैं। बिब्लियोमेट्रिक शब्द किसने गढ़ा? बिब्लियोमेट्रिक शब्द एलन प्रिचर्ड द्वारा 1969 में गढ़ा गया था। बिब्लियोमेट्रिक शब्द किसने गढ़ा? एलन प्रिचर्ड। कब गढ़ा गया था? 1969 में। क्या? 1969 में गढ़ा गया था। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण क्या कहलाता है? ईडीबी, वेबडीबी, डीडीसी या फिर ड्यूनेट? दोस्तों डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण वेबडीबी प्रणाली कहलाता है। वेबडीबी कहलाता है। क्या कहलाता है? डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण वेबडीबी कहलाता है। एसटीआई सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेवा व्यक्तिगत होती है या सामूहिक? एसटीआई सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेवा क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, फिर दोनों होती है, सामूहिक होती है या फिर न तो व्यक्तिगत ना ही सामूहिक। तो एसटीआई सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। सेवा मुख्य रूप से व्यक्तिगत होती है और यह उपयोगकर्ता प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिगत। एसटीआई क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। पुस्तकालय में बाय बैक पॉलिसी किससे संबंधित है? पुस्तकालयों में बाय बैक पॉलिसी है मुख्य रूप से पुरानी पुस्तकों को वापस खरीदने से संबंधित है या फिर नई पुस्तकों को खरीदने से संबंधित है या क्षतिग्रस्त पुस्तकें या फिर सॉफ्टवेयर खरीदना। पुस्तकालयों में बाय बैक पॉलिसी का संबंध किससे है दोस्तों? पुरानी पुस्तकों को वापस खरीदने से। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर डीओआई क्या सुनिश्चित करता है? डिजिटल वस्तुओं की भौतिक अवस्थिति या डिजिटल वस्तु तक स्थायी पहुंच, डिजिटल वस्तु का स्वामित्व या डिजिटल वस्तु का आकार। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर डीओआई है
जो क्या करता है दोस्तों, मुख्य रूप से डिजिटल वस्तु तक अस्थायी पहुंच सुनिश्चित करता है। बी नंबर 60 का बी। बूलियन ऑपरेटर में और ऑपरेटर का उपयोग खोज परिणामों को करता है। बूलियन और ऑपरेटर का यूज क्या करता है, ऑपरेटर नैरो करता है या संकीर्ण करता है, या फिर ब्रॉडन विस्तृत करता है, या परिवर्तित करता है, अनचेंज या एलिमिनेट समाप्त करता है। बूलियन ऑपरेटर में और ऑपरेटर है उस खोज परिणामों को विस्तृत करता है, मतलब बड़ा करता है। क्या करता है ये, और ऑपरेटर है जो ब्रॉडन विस्तृत करता है। इसके साथ ही एंड ऑपरेटर क्या करता है, संकीर्ण, एंड छोटा कर देगा, एंड छोटा करता है, संकीर्ण करता है, और है जो विस्तृत करता है। और नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। और नॉट ऑपरेटर होते हैं विशिष्ट शब्दों वाले परिणामों को बाहर करते हैं। एसलीप, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अब किसका हिस्सा है? एसलीप है इफ्ला का, सिलीप का, एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का, या एएलए का। एसलीप एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऐतिहासिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख स्वतंत्र संगठन था जो विशेष पुस्तकालय और सूचना सेवा पर केंद्रित था। और ये किसका हिस्सा है दोस्तों? ये एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का हिस्सा है। किसका है? एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का हिस्सा है। सीसी में इंटरलाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स एसीआई की संख्या कितनी है? कोरन क्लासिफिकेशन में छठे संस्करण के अनुसार इंटरलाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स एसीआई की संख्या कितनी है? लगभग 20। कितना है? 10, 15, लगभग 20 या 25 से अधिक। क्या है दोस्तों? लगभग 20 इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि कब दी गई? 1957, 1962, 1965, 1970। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा 1965 में पुस्तकालय विज्ञान में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि भारत में विद्वानों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह उन्हें बिना किसी नियमित शिक्षण कर्तव्यों को अपने शोध कार्य को जारी रखने का अनुमति देता है। रंगनाथन जो है राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर का सम्मान पाने वाले एकमात्र पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय योगदान को दर्शाता है। पेरिस प्रिंसिपल 1961 का मुख्य फोकस क्या था? वर्गीकरण का सिद्धांत, या सूचीकरण का सिद्धांत, या संदर्भ सेवा के मानक, या फिर पुस्तकालय स्वचारण के लिए दिशा निर्देश। पेरिस प्रिंसिपल 1961 में हुआ था, जिसे औपचारिक रूप से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP में अपनाया गया था। का मुख्य फोकस क्या था दोस्तों? सूचीकरण के सिद्धांत। क्या मुख्य फोकस था? सूचीकरण के सिद्धांत में विशेष रूप से शीर्षक और लेख प्रविष्टियों का चयन और रूप करना। फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? ऐसी सामग्री जिससे आसानी से प्राप्त किया जा सके। फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? ऐसी सामग्री जिससे आसानी से प्राप्त किया जा सके, या फिर ऐसी सामग्री जिसे खोजना और प्राप्त करना कठिन हो, या फिर चोरी हुई सामग्री या प्रतिबंधित सामग्री। तो फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है दोस्तों? ऐसी सामग्री जिसे खोजना और प्राप्त करना क्या हो? कठिन हो। इसको याद रखेंगे कि फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? ऐसी सामग्री जिसे खोजना और प्राप्त करना क्या हो? कठिन हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का सिद्धांत पुस्तकालयों में क्यों लागू किया जाता है? लागत बढ़ाने के लिए, सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के लिए, कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए, या फिर केवल भौतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत पुस्तकालयों में मुख्य रूप से सेवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार के लिए लागू किया जाता है। TQM का एक क्या है? मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। स्वर्ण प्रभा क्या है? एक न्यूज़पेपर पोर्टल या DTH चैनलों का एक समूह जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, या फिर एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म या एक शोध डेटाबेस। स्वर्ण प्रभा क्या है दोस्तों? स्वर्ण प्रभा DTH डायरेक्ट टू होम चैनलों का एक समूह है जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। DTH चैनलों का एक समूह है यह।
यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है क्या स्वर्ण प्रभा, जिसका उद्देश्य देश भर के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना है। ये चैनल 24/7 मतलब कि 24 घंटा 7 दिन आधार पर विभिन्न विचारों और शैक्षिक स्तरों स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री प्रसारित करती है। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कैटलॉगिंग के कैनन इसका टिक करना भूल गए हम। स्वर्ण प्रभा क्या है दोस्तों, क्या है? डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कैटलॉगिंग के कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग की संख्या कितनी है? 5, 7 या 9 या 11? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कैटलॉगिंग के कैनन की संख्या क्या है? 9। कैटलॉगिंग के कैनन की संख्या 9 है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB में वर्गीकरण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? कोरन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB में पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों के वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। किसका अधिकतर में अगर बात करें तो मैक्सिमम जगह DDC ही आता है। और इसके साथ ही इसमें DDC का भी होता है और LCSH लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का भी उपयोग होता है। इम्पैक्ट फैक्टर की गणना में किन 2 वर्षों के उदाहरणों का उपयोग किया जाता है? पिछले 1 वर्ष या पिछले 2 वर्ष, पिछले 3 वर्ष या पिछले 5 वर्ष? तो किसी जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर की गणना के लिए पिछले 2 वर्षों के उदाहरण का उपयोग किया जाता है। कितना दोस्तों? पिछले 2 वर्षों के उदाहरण का उपयोग किया जाता है। चेन इंडेक्सिंग में किस प्रकार की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है? लेखक श्रृंखला, शीर्षक श्रृंखला, विषय श्रृंखला या प्रकाशक श्रृंखला? चेन इंडेक्सिंग में विषय श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। चेन इंडेक्सिंग में क्या होता है दोस्तों? विषय श्रृंखला मतलब सब्जेक्ट चेन विषय श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। और चेन इंडेक्सिंग जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था। पुस्तकालय में मोबाइल आधारित सेवाएं, मोबाइल बेस्ड सर्विस किसका उदाहरण है? पारंपरिक सेवाएं या फिर वेब 2.0, लाइब्रेरी 2.0 या केवल सूचना सेवाएं या प्रशासनिक सेवाएं? दोस्तों पुस्तकालय में मोबाइल आधारित सेवाएं, मोबाइल बेस्ड सर्विस, वेब 2.0, लाइब्रेरी 2.0 सेवाओं का एक प्रमुख उदाहरण है। ओपन अर्ल का क्या अर्थ है? ओपन अर्ल का क्या अर्थ है दोस्तों? एक सुरक्षित वेब पता या एक मानकीकृत URL संदर्भ संवेदनशील लिंकिंग की अनुमति देता है या फिर एक टूटा हुआ वेब लिंक या स्थायी वेब पता। ओपन अर्ल ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? एक मानकीकृत URL है जो संदर्भ संवेदनशील लिंकिंग की अनुमति देता है। 74 का बी, 74 का बी। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL किन 2 साक्षरताओं का संयोजन है? तो ये क्या है दोस्तों? मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL क्या है? मीडिया साक्षरता और सूचना साक्षरता, इन 2 साक्षरताओं का क्या है? संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL है जो मीडिया साक्षरता और सूचना साक्षरता का संयोजन है। सूचना साक्षरता जानकारी की आवश्यकताओं को पहचानने, जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि 2005 में बना और 2009 में इसका अंतिम रिपोर्ट आया। 2008 में बंद हो खत्म हो गया था, लेकिन 2009 में इसका अंतिम रिपोर्ट आया। ने पुस्तकालयों के संबंध में क्या सिफारिशें दी थी? क्या दी दोस्तों? नेशनल नॉलेज कमीशन ने पुस्तकालयों के संबंध में कौन कौन सिफारिश दिया? पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग, ये दिया था सिफारिश। सार्वजनिक पुस्तकालयों का अधिनियम स्थापित करना, ये भी सही है। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में सुधार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उपयोग सभी। CC में कोरन क्लासिफिकेशन, CC मतलब क्या हो गया? कोरन क्लासिफिकेशन में डिवाइस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? CC कोरन क्लासिफिकेशन में डिवाइस का उपयोग मुख्य रूप से आइसोलेट्स या क्लास नंबर, वर्गांक क्या होता है? क्लास नंबर, इसको वर्गांक को क्या बोलते हैं? क्लास नंबर।
वर्गांक। सीसी डिवाइस का उपयोग मुख्य रूप से आइसोलेट्स या वर्गांक मतलब क्लास नंबर के निर्माण या उन्हें नुकीला बनाने के लिए किया जाता है। हुज हू किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? दोस्तों हुज हू जो है भौगोलिक है, जीवनी परक है या सांख्यिकी है, ऐतिहासिक है। तो हुज हू क्या है दोस्तों? एक जीवनी परक मतलब बायोग्राफिकल प्रकार की सूचना का स्रोत है। बायोग्राफिकल, जीवनी परक मतलब क्या है? बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल हो जाएगा, जीवनी परक मतलब बायोग्राफिकल। हाथ से अच्छा से नहीं लिखा था दोस्तों, पेन से लिखना पड़ेगा, इसके लिए पहले पेन लेना होगा। हुज हू क्या है? बायोग्राफिकल है, जीवनी परक है। रंगनाथन स्टाफ फार्मूला में एक पेशेवर सहायक प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रतिदिन कितने कार्य कर सकता है? 500 पुस्तकें। रंगनाथन के स्टाफ फार्मूला में एक पेशेवर सहायक प्रोफेशनल असिस्टेंट कितने कार्य कर सकता है? 500 पुस्तक का आदान प्रदान, या 1500 पुस्तकें सेल पर लगाना, या 50 पुस्तकों का तकनीकी प्रसंस्करण, या 100 संदर्भ प्रश्नों का उत्तर देना। दोस्तों डॉक्टर एस रंगनाथन के स्टाफ फार्मूला के अनुसार एक पेशेवर सहायक प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रतिदिन औसतन 50 पुस्तकों का तकनीकी प्रसंस्करण मतलब वर्गीकरण और सूचीकरण कर सकता है। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी किसके तत्वाधान में आया था? विपो, यूनेस्को, अप्लाई, आईएसओ। दोस्तों यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी को यूनेस्को के तत्वाधान में 1952 में जिनेवा में अपनाया गया था। 1971 में पेरिस में संशोधित किया गया था। 80 का भी यूनेस्को। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी किसके तत्वाधान में अपनाया गया था? यूनेस्को। यूसीसी का उद्देश्य क्या है? साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संरक्षण प्रदान करना, और विशेष रूप से उन देशों के लिए जो बर्न कन्वेंशन का सदस्य नहीं थे। वेब 3.0 की मुख्य अवधारणा क्या है? दोस्तों वेब 3.0 की मुख्य अवधारणा सिमेंटिक वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित है। पुस्तकालय में बच्चों का कोना चिल्ड्रंस कॉर्नर किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? संदर्भ सेवा, तकनीकी सेवा, प्रचार सेवा या प्रशासनिक सेवा? पुस्तकालयों में बच्चों का कोना चिल्ड्रंस कॉर्नर क्या है? प्रचार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस का एक हिस्सा है। बच्चों का कोना विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक आकर्षक और स्वागत योग्य स्थान प्रदान करना है, जिसमें उनकी उम्र के अनुरूप किताबें, गतिविधियां और कार्यक्रम होती हैं, ताकि उनमें पढ़ने की आदत और पुस्तकालयों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसेस किस मॉडल पर आधारित है? मार्क, ISBD, FRBR या फिर CCF? RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन और एसेस किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? ये है कुछ दोस्तों FRBR मतलब फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। भारतीय विज्ञान साल इंडियन साइंस सब्जेक्ट का प्रकाशन कौन करता है? निष्कियर, इजलिक, ILA, DRDO। भारतीय विज्ञान साल इंडियन साइंस सब्जेक्ट ISA का प्रकाशन निष्कियर द्वारा किया जाता है। निष्कियर द्वारा, किसके द्वारा? निष्कियर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। निष्कियर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग LCHS का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालय में होता है? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग LCHS का उपयोग मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों में होता है। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 के तहत प्रत्येक प्रकाशक को कितनी प्रतियां भेजनी चाहिए? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत 1954 में हुआ बना था ये, और 1906 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था इसका, के तहत भारत में प्रत्येक प्रकाशक को अपनी प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति 4 नामित निक्षेप पुस्तकालयों को भेजनी होती है। कितना भेजना होता है? 4 प्रति भेजना होता है। 4 को कौन कौन
डिपोजिटरी लाइब्रेरी में निश्चय प्रकार पुस्तकालय मतलब क्या होता है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी में भेजा जाता है। कौन कौन, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता हो गया, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई हो गया, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई हो गया, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ये सब क्या है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सीडी रोम किस नाम से जाना जाता है, डेबी फॉर विंडो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेबी या सीडी डेबी या फिर डीडीसी रोम। दोस्तों डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो सीडी रोम पर जारी किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से जाना जाता है। सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द का क्या अर्थ है, सूचना की कमी, सूचना का तीव्र गति से बढ़ती मात्रा, सूचना की गुणवत्ता में गिरावट या सूचना तक पहुंच में बाधा। दोस्तों सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द का अर्थ है सूचना की तीव्र गति से बढ़ती मात्रा। ऑप्शन नंबर बी। पुस्तकालय में पुस्तकों को नुकसान से बचाने के लिए की जाने वाली गतिविधि क्या है। दोस्तों पुस्तकालय में पुस्तकों और अन्य सामग्री को नुकसान से बचाने के लिए की जाने वाली गतिविधि परिरक्षण और संरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कहलाती है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या प्रदान करता है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक व्यापक संदर्भ निर्देशिका है जो दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। शेनडॉक स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ स्थित है। शेनडॉक स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों, ये हैदराबाद में है। सीसी में फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 6 फेज रिलेशन होगा। कितने प्रकार की कोरन क्लासिफिकेशन में 3, 4, 5 क्या होगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित कोरन क्लासिफिकेशन सीसी में फेज रिलेशन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस। पुस्तकालय ब्लॉग का उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं, समाचार और घोषणाओं साझा करने के लिए, पाठकों के साथ संवाद करने के लिए, लाइब्रेरी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए, उपयोग सभी। तो पुस्तकालय ब्लॉग का उपयोग समाचार और घोषणाएं, ये भी सही है। पाठकों के साथ संवाद करने के लिए, ये भी सही है। पुस्तकालयों की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग सामान्यतः किस पर खर्च होता है। पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग सामान्यतः कर्मचारियों का वेतन और पठन सामग्री जैसे किताब, पत्रिकाएं और डेटाबेस पर खर्च होता है। कर्मचारियों के वेतन और पठन सामग्री पर। अन्य खर्च, इसके अलावा भी अन्य खर्च होते हैं जैसे भवन रखरखाव का, स्टेशनरी का उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है। जैसे वेतन और संग्रह के विकास आमतौर पर सबसे बड़े व्यय आइटम होते हैं। लॉटका का नियम, लॉटका लॉ किससे संबंधित है। लॉटका का नियम वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है, विशेष रूप से लेखकों द्वारा प्रकाशित पत्रों की संख्या के वितरण से। लॉटका नियम कितना है, क्या है, वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है। सारस्वत निकेतन ग्रंथालय बेमुलावड़ा किस राज्य से संबंधित है। सारस्वत निकेतन ग्रंथालय बेमुलावड़ा तेलंगाना राज्य में स्थित है। एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित पुस्तकालय है। सारस्वत निकेतन ग्रंथालय क्या है, बेमुलावड़ा में। यह भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1918 में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1918 में। कहाँ हुआ था, तेलंगाना में। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी में +C का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों किसके लिए किया जाता है, संबंध रिलेशन दर्शाने के लिए +C का उपयोग। पुस्तकालय में पुस्तक सप्ताह बुक वीक मनाने का उद्देश्य क्या है। पुस्तकालयों में पुस्तक सप्ताह मनाने का उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, ये भी सही है। पुस्तकालय संसाधनों का प्रचार करना, ये भी सही है। लेखक और पाठकों को मिलाना, ये भी सही है। उपयोग सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरियन और प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1903 में हुई थी। और कौन किया था,
लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरियन कौन थे? के मसूदुल्लाह। और पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन बने? BS केशवन। दोस्तों आज़ादी जब हुई भारत का, उसमें भारत देश का बंटवारा हो गया, तो के मसूदुल्लाह थे उसमें इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। तो के मसूदुल्लाह चले गया पाकिस्तान में, तो भारत वो पद खाली हो गया। नेशनल लाइब्रेरियन का पद, इंपीरियल लाइब्रेरी ही नेशनल लाइब्रेरी पड़ा, तो इंपीरियल लाइब्रेरी का में लाइब्रेरियन का पद खाली हो गया, हेड लाइब्रेरियन का। तो उनकी जगह पे फिर BS केशवन वहाँ पे नियुक्त हुए। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के ब्रिटिश लाइब्रेरियन अंतिम में कौन थे? के मसूदुल्लाह थे। और प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन बने? BS केशवन बने। ISO 2709 क्या है? क्या है दोस्तों? ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी आदान प्रदान के लिए एक प्रारूप। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जब तक वैकेंसी नहीं आती, आपके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज आते रहेगा। और जब तक वैकेंसी आएगी बिहार लाइब्रेरियन का, तो आपके लिए यही सीरीज हम 100 क्वेश्चन का सीरीज बना देंगे। और जब और वैकेंसी और एग्ज़ाम करीब आएगा तो 500 क्वेश्चन का ही बना देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और हमेशा अपने पढ़ाई को जारी रखिए। वैकेंसी तो आना ही है। दोस्तों हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे, और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।